विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे विवेचन किया था उस पृष्ठभूमि के बारे में, उस बैकग्राउंड के बारे में जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में किसानों और जमींदारों के साथ भू राजस्व निर्धारण की विभिन्न प्रणालियों को तय किया। विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत आपसे बात करते हुए मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने भू राजस्व के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जैसे कि भूमि का स्वामी किसको माना जाए, क्या किसान को भूमि का स्वामी माना जाए या मुगल काल से चले आ रहे जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाए। दूसरी बात ये कि भूमि का स्वामी माने जाने के बाद यदि भू राजस्व के बारे में समझौता करना है तो किसके साथ किया जाए, भू राजस्व की दरें कितनी हो, ये तमाम इस प्रकार के प्रश्न थे। इनके बारे में काफ़ी अध्ययन किया गया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर जेम्स ग्रांट और जॉन सोर, जो कि भारतीय भू राजस्व निर्धारण प्रणाली के सैद्धांतिक ज्ञाता माने जाते थे, इन सभी से विचार विमर्श और चर्चा के उपरांत सबसे पहले राजस्व निर्धारण की जो प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी, जो शुरुआती दौर में 10 साल के लिए लागू किया गया था और बाद में जिसको स्थायी कर दिया गया, वह था स्थायी बंदोबस्त। तो उसी स्थायी बंदोबस्त के विविध तथ्यों के बारे में मैंने आपको इससे पहले की कक्षा में अवगत कराया। आज उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें स्थायी बंदोबस्त के बारे में और कुछ बातें राजस्व निर्धारण की एक और दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली जिसे हम महलवाड़ी कहते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। विद्यार्थियों, जब स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में मैंने आपसे बात की तो मैं आपको इस संदर्भ में एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया गया था और जमींदारों को ज़मीन का स्वामी माना गया, तो इसके अंतर्गत लगभग 19% ज़मीन इसके अंतर्गत कवर हो रही थी और 30% के आसपास ज़मीन महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कवर हो रही थी। तो जब स्थायी बंदोबस्त का मूल्यांकन की हम बात करते हैं तो इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की या जमींदारी व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है और कुछ ने इसकी आलोचना की है। जैसे कि यदि प्रोफेसर जेसी मार्क्समैन के मत की विवेचना करें तो मार्क्समैन ये लिखते हैं कि भू राजस्व निर्धारण की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या जमींदारी व्यवस्था एक निर्भीक कदम था, एक साहसिक कदम था और एक ऐसा दूरगामी कदम था जिसकी काफ़ी प्रशंसा की जानी चाहिए। वो ये भी लिखते हैं कि इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप किसान में और जमींदार में भूमि के प्रति लगाव पैदा हुआ, धरती से उनका अपनत्व पैदा हुआ, ज़मीन की किस्मों में सुधार आया, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और किसानों का जीवन स्तर उन्नत हुआ। ऐसा मत मार्क्समैन का मत था। जबकि इसके विपरीत टी.आर. होम्स ने इसकी कटु आलोचना की है। टी.आर. होम्स ने लिखा है कि यह बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व निर्धारण का यह स्थायी बंदोबस्तीकरण एक भयंकर भूल थी। एक ऐसी भूल थी जिसका फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ। एक ऐसी भूल थी जिससे न तो जमींदार लाभान्वित हुआ, न किसान लाभान्वित हुआ और न कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो यह उनका मत था। तो इस व्यवस्था के कई पहलुओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें सामने आती है। जहाँ इस व्यवस्था के अगर गुणों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि साहब कि इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का राजस्व स्थायी हो गया, कंपनी की आय तय हो गई और दूसरी बात ये कि कब कंपनी को लगान वसूली करने के लिए अधिक मात्रा में अधिकारी और कर्मचारियों की बिल्कुल ही गए अधिकारी और कर्मचारियों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कंपनी की मांग स्थिर थी और उतना पैसा कंपनी के खाते में आना था। तो कंपनी अपने इस मैन पावर का प्रयोग दूसरी जगह पे भी कर सकती थी। लेकिन इस व्यवस्था का नुकसान ये था कि कंपनी की मांग एक प्रकार से स्थायी हो गई। भले ही 1765 में जो दरें थी उससे ये दरें काफ़ी दुगुनी थी, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब भूमि की गुणवत्ता में, उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ, उत्पादन बढ़ा, तो कंपनी इस बढ़े हुए लाभ की मात्रा से वंचित हो गई, क्योंकि
स्थायी बंदोबस्त के तहत कंपनी ने खुद एक बार लगान की मांग तय कर दी थी, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था। तो यही कारण है कि आगे चलकर जब राजस्व निर्धारण की प्रणालियाँ, अन्य प्रणालियाँ तय की गई, जैसे महलवाड़ी तय की गई या रैयतवाड़ी तय की गई, तो उसके अंदर स्थायी नाम की कोई चीज़ नहीं रखी गई, बल्कि उनमें समय समय पर उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता रहा और उसमें बढ़ोतरी भी की जाती रही उत्पादन के साथ साथ, तो उसमें कंपनी को लाभ मिल रहा था। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जमींदार वर्ग के रूप में एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो कंपनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति के रूप में साबित हो रहा है। 1857 के विद्रोह में इस वर्ग ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विद्यार्थियों, मैंने भी आपसे कुछ बात की स्थायी बंदोबस्त के बारे में। अब आइए मैं आपसे राजस्व निर्धारण की दूसरी प्रणाली महलवाड़ी बंदोबस्त की बात कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, महल अथवा महाल एक समूह को इंगित करता है। अमूमन इस व्यवस्था में हम देखते हैं जमींदार नहीं थे, बल्कि इस व्यवस्था में महल अथवा महाल अथवा ग्राम सभा अथवा ग्राम समाज की एक इकाई भूमि के एक समूह के संयुक्त रूप से लगान के लिए उत्तरदायी थी। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से लगान का उत्तरदायित्व था, लेकिन यदि व्यक्तिगत रैयत या किसान लगान नहीं चुका पा रहा तो ऐसी स्थिति में उस महाल की, उस समूह की पूरी जिम्मेदारी थी कि वह कर की राशि को इकट्ठा करके कंपनी के पास जमा कराए। इस व्यवस्था में महाल को और किसान को डायरेक्टली जमीन के पट्टे दिए गए और जब तक वो कर चुका रहे तब तक उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। यह व्यवस्था मोटे तौर पर हम देख रहे हैं विद्यार्थियों की, यह व्यवस्था यूपी में लागू है, एमपी में लागू है, और यूपी में हम देख रहे हैं कि 1801 के आसपास अवध के नवाब ने इलाहाबाद आदि के कुछ जिले जो अभ्यर्थित जिले कहलाते हैं, ये जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर वेलेजली ने इन राज्यों की नई लगान व्यवस्था निश्चित की और इस बारे में ये जो लगान तय किया गया था वह नवाब द्वारा तय किए गए लगान से लगभग 20 लाख रुपए ज़्यादा था और इसमें समय समय पर बढ़ोतरी भी होती रही। नवाब तो यद्यपि इसमें कमी भी करता रहता था, लेकिन कंपनी ने इस बारे में बढ़ोतरी की। और इसके बाद देखते हैं कि हम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद एमपी के भी कुछ क्षेत्र कंपनी के पास आ गए। तो इन क्षेत्रों में, यूपी और एमपी के इन क्षेत्रों में और पंजाब और यूपी और एमपी के इन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई। आगे चलकर हम देख रहे हैं कि हॉल्ट मैकेंजी भी कुछ व्यवस्था में सुधार की बात कर रहा है और हॉल्ट मैकेंजी ने यह कहा कि साहब कि इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व दरें सही तौर पर तय करने के लिए ज़रूरी है कि भूमि की किस्म का अनुमान लगाया जाए, भूमि की उपज का अनुमान लगाया जाए और इसके आधार पर औसत भाटक यानी टोटल रेवेन्यू आदि तय किया जाए। तो मैकेंजी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1822 के अंतर्गत यह व्यवस्था तय की गई कि जहाँ पर जमींदार है वहाँ से औसत भाटक का 30% लगान वसूल किया जाए, लेकिन जहाँ पर जमींदारी व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर किसान या माल डायरेक्ट है, तो वहाँ पर ये मांग 95% के आसपास होनी चाहिए। तो ये मांग काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस व्यवस्था से किसान काफ़ी परेशान हो गए और कंपनी को भी जितना लाभ मिलना चाहिए तो उतना हुआ नहीं, लोग ज़मीनें छोड़ के जाने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बनकर आया तो उसने व्यवस्था में पूरा का पूरा सुधार करने का निश्चय किया और यह तय किया गया कि साहब की व्यवस्था में सुधार किया जाए। इससे पहले भूमि के हर बीघे का, हर क्षेत्र की उपज का अनुमान लगाया जाए, कितना औसत भू भाटक तैयार होता है उसका अनुमान लगाया जाए और कितना तय किया जाए। तो इस दिशा में काम करने के लिए मार्टिन बर्ड को नियुक्त किया गया। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत की भू राजस्व व्यवस्था का एक प्रवर्तक माना जाता है। मार्टिन बर्ड ने हर प्रकार की ज़मीन की उपज का अनुमान लगाया और उसके आधार पर उसने पूरा का पूरा औसत भू भाटक तय किया और यह तय किया कि सब लगान लगभग 66% के आसपास होना चाहिए इस भू भाटक का। लेकिन हालांकि ये 66% भी काफ़ी ज़्यादा था और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव और परिवर्तन होता रहा। आगे चलकर हम ये देख रहे हैं कि बर्ड की इस व्यवस्था में भी कुछ दोष थे और किसानों के ऊपर जो आर्थिक बोझ लदा वह हम आगे चलकर देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय में वह एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर सामने आया। वास्तव में उस दौर में किसानों की बगावत का जो मुख्य कारण था वह कारण था कि महलवाड़ी व्यवस्था के इन दोषों के अंतर्गत किसान के ऊपर या क्योंकि किसानों का समूह भले क्यों, जैसे महल क्यों, उसके ऊपर एक प्रकार से जो भारी भरकम कर का बोझ लाद दिया गया, तो वह बोझ इतना ज़्यादा असहनीय था कि खुद किसान ईस्ट इंडिया कंपनी की इन नीतियों से असंतुष्ट थे। तो 1857 की बगावत के जो अन्य कारण थे, उन अन्य कारणों के साथ साथ किसानों का असंतोष और किसानों का विद्रोह भी इस व्यवस्था के पीछे काफ़ी असंतोष पैदा करने वाला कारण था।
तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की महलवाड़ी प्रणाली के बारे में। विद्यार्थियों, महलवाड़ी प्रणाली ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत लगभग जो भूमि कवर हो रही है वो 30% के आसपास तय हो रही है। जहाँ स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का यह एरिया 19% आता था और बाकी 51% भूमि वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कवर होती है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण दोष और प्रणालियों के बारे में मैं आपसे आगे की कक्षा में बात करूंगा। तब तक मैं ये चाहूँगा कि विद्यार्थी जो चीज़ मैंने आपको बताई है महलवाड़ी के बारे में और स्थायी बंदोबस्त के बारे में, आप इनके गुण दोषों को समझिए। तो अगर हम महलवाड़ी प्रणाली का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि इसके अंदर से भले ही जमींदार हट गया हो और भले ही महल को या महल की व्यक्तिगत इकाई के रूप में किसान को ज़मीन का पट्टा दिया गया हो, लेकिन इससे किसान की स्थिति सुधरी नहीं, क्योंकि किसान के ऊपर तो ऑलरेडी करों का बोझ ज़्यादा था। पहले जमींदार कर वसूल कर लिया करता था, यद्यपि जमींदार द्वारा कंपनी को एक निश्चित रकम दी जाती थी, लेकिन जमींदार अपने लोगों से, किसानों से ज़्यादा राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र था। तो यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस कर की वसूली कर रही है। तो कुल मिलाकर किसान के ऊपर तो कर का बोझ वो का वो रहा और उत्पादन और वितरण प्रणाली में संशोधन होता था, उत्पादन बढ़ता था। तो उस बढ़े हुए उत्पादन का भी अधिकांश भाग, लगभग 66% भाग जो मार्जिन बढ़ता ही कर रहा है, तो वो कंपनी ले लेती थी। इसके बाद और छोटे मोटे कर है और बहुत सारी चीज़ें, वो मिलाकर किसान के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता था और यही किसानों के असंतोष का कारण बना। तो मालवाड़ी प्रणाली में भी काफ़ी कमियां थी। आगे की कक्षा में हम रैयतवाड़ी के बारे में बात करेंगे। जय भारत, जय हिंद।